वो लोग जिन्होंने विशाल कनखजूरों को खाते हुए दोस्तों को देखा था जानते थे कि वे भोजन को चबाकर टुकड़ों में नहीं बांटते बल्कि सीधे निगल जाते हैं, और मैंने भी 1 मीटर लंबे कनखजूरे को जिंदा निगल लिया। हालांकि वह घातक जहर से भरा हुआ था, फिर भी मैंने शरीर को ग्लाने वाले दर्द को सहते हुए उसे निगल लिया, क्योंकि बैंगनी धुंध पृथ्वी पर फैल चुकी थी और दुनिया के अधिकांश जीव राक्षसों में बदल गए थे। और जिस कनखजूरे को मैंने निगला था वह भविष्य में 3S स्तरीय प्रतिभा वाला विनाश का स्रोत बनने वाला था। 1000 पैरों वाला विषैला दानव। केवल उसे निगल कर ही मैं उसके साथ विकसित हो सकता था। इस समय मैं प्रलय के आने से 2 घंटे पहले पुनर्जन्म लेकर लौटा था। मैं तुरंत उस गोदाम की ओर भागा जहां वह कनखजूरा रखा हुआ था, लेकिन पुराने परिसर के प्रवेश द्वार पर एक जंग लगा लोहे का फाटक रास्ता रोक रहा था। मैंने समय देखा, 2 घंटे से भी कम बचे थे। मैंने दोनों हाथों से फाटक पीटना शुरू कर दिया। दादाजी जल्दी दरवाजा खोलिए। गार्ड रूम में बैठे बूढ़े चौकीदार ने मेरी ओर देखा और झुंझलाकर हाथ हिलाया। पश्चिमी क्षेत्र बंद है, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, छात्रों का अंदर जाना मना है, वापस जाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई और मेरी नजर गार्ड रूम के पास लगे अग्निशमन बॉक्स पर टिक गई। बिना झिझक मैंने मुक्का मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़ों ने मेरे हाथ की पीठ काट दी और खून बहने लगा, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। मैंने अंदर से लाल रंग की अग्निशमन कुल्हाड़ी निकाल ली। यह देखकर बूढ़ा चौकीदार कुर्सी से गिर पड़ा और घबराकर पीछे सरकने लगा। तुम क्या करने वाले हो? हत्या, कोई बचाओ। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से लोहे के फाटक के ताले पर दे मारी। चिंगारियां उड़ी। 1 वार, 2 वार। खाली पड़े पश्चिमी क्षेत्र में केवल धातु के टकराने की आवाज गूंज रही थी। 5वें जोरदार वार के बाद जंग लगा पुराना ताला 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने लात मारकर फाटक खोला और खून लगी कुल्हाड़ी हाथ में लिए तेजी से भीतर घुस गया। जमीन पर बैठे कांपते चौकीदार ने वॉकी टॉकी उठा लिया। हेलो, सुरक्षा विभाग, यहाँ एक पागल आदमी है, कुल्हाड़ी लेकर पश्चिमी क्षेत्र में घुस आया है, जल्दी पुलिस बुलाइए। मैंने परित्यक्त गोदाम का टूटा दरवाजा लात मारकर खोला। अंदर प्रवेश करते ही मेरी नजर गोदाम के सबसे भीतर रखी एक पुरानी प्रयोगशाला मेज पर जा टिकी। उस पर धूल से ढका हुआ एक कांच का पारिस्थितिक टैंक रखा था। मैं तेजी से वहां पहुंचा और कांपते हाथों से कांच के सामने झुक गया। फिर मैंने टैंक के अंदर रखी सड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा हटाया। जैसे ही लकड़ी हटाई गई, एक चमकदार काले रंग का विशाल कनखजूरा दिखाई दिया। उसकी लंबाई एक वयस्क व्यक्ति की भुजा जितनी थी। वह तुरंत सिकुड़ गया। उसके असंख्य पीले पैर हवा में तेजी से हिलने लगे। उसके जहरीले दांत खुल बंद हो रहे थे, मानो इस अनचाहे मेहमान को चेतावनी दे रहे हों। यही था 1000 पैरों वाला विषैला जीव, भविष्य का S स्तरीय विनाशकारी राक्षस, वह दानव जिसने आगे चलकर पूरी सेना को मिटा दिया था। मैंने उसकी ओर देखा और मेरी आंखों में किसी अमूल्य खजाने को देखने जैसी दीवानगी भर गई। मिल गया। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ बीच हवा में रुक गया। उसके विषैले दांत बेहद घातक थे। मेरे वर्तमान कमजोर शरीर को अगर उसने एक बार भी काट लिया तो मैं तुरंत ढेर हो जाऊंगा। मैंने खुद को शांत किया। पहले इसके दांतों का इंतजाम करना होगा। मैंने चारों ओर देखा। मेरी नजर एक जंग लगी चिमटी और एक खाली नमूना बोतल पर पड़ी। मैंने चिमटी से एक मरा हुआ तिलचट्टा उठाया और कनखजूरे के सामने हिलाया। वह अचानक बिजली की गति से उछला और तिलचट्टे को काट लिया। उसी क्षण मैंने दूसरे हाथ से उसके सिर के पीछे का हिस्सा कसकर पकड़ लिया। कनखजूरा बुरी तरह तड़पने लगा। उसका लंबा शरीर तुरंत मेरी बांह से लिपट गया। उसके नुकीले पैर मेरी त्वचा में धंस गए और कुछ ही पलों में दर्जनों खरोंचें बना दी। लेकिन मैंने भौं तक नहीं सिकोड़ी, बल्कि उत्साह से हंस पड़ा। ये दर्द तुम्हारे द्वारा खाए जाने की तुलना में तो कुछ भी नहीं। मैंने उसके सिर को मजबूती से दबाया और उसे प्रयोगशाला मेज पर जकड़ दिया। फिर जंग लगी चिमटी उठाकर उसके लाल विषैले दांतों को जोर से मोड़ दिया। पहला दांत टूट गया। काला जहर बाहर फूट पड़ा। जैसे ही वह मेज पर गिरा, सफेद धुआं उठने लगा। फिर मैंने वही काम दूसरे दांत के साथ भी किया। दूसरा विषदंत भी टूट गया। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने राहत की सांस ली। मैंने ढीले पड़ चुके कनखजूरे को चौड़े मुंह वाली नमूना बोतल में डाल दिया और ढक्कन कसकर बंद कर दिया। फिर मैंने घड़ी देखी, 12:30 बजे। प्रलय आने में अभी 1 घंटा 30 मिनट बाकी था। पहला कदम पूरा हुआ। मैं प्रयोगशाला मेज से टिक गया और बोतल के अंदर लगातार कांच से टकरा रहे कनखजूरे को देखने लगा। अब कुछ मसालों की तैयारी करनी होगी। आखिर इसके जहर की थैली अभी भी मौजूद है। अगर निगलते समय वह फट गई तो जागरण से पहले ही जहर से मर जाऊंगा। मैंने घायल बांह का दर्द सहते हुए प्रयोगशाला की अलमारियां खंगालनी शुरू कर दी। मुझे ऐसा कोई यौगिक ढूंढना था जो जहर को दबा सके। तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज सुनाई दी। मैं एक पल के लिए रुक गया और धूल भरी खिड़की से बाहर झांका। 2 पुलिस गाड़ियां पश्चिमी क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर आकर रुक चुकी थीं। कई पुलिसकर्मी हथियार लेकर मेरी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, क्योंकि 1 घंटे बाद कानून नाम की चीज कूड़े के ढेर में फेंके गए बेकार कागज जैसी हो जाएगी। मैं मुड़ा, खून लगी अग्निशमन कुल्हाड़ी उठाई और गोदाम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर भारी प्रयोगशाला मेज घसीटकर दरवाजे के सामने अड़ा दी। अंदर वाले छात्र सुनो, मैं जियांगचेंग विश्वविद्यालय क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन का प्रमुख झांग होंग हूँ। तुम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने, अवैध घुसपैठ और प्रतिबंधित हथियार रखने का आरोप है। तुरंत हथियार डालकर बाहर आ जाओ। मैंने उसकी बातों को पूरी तरह अनसुना कर दिया। मैं फिर से उस पुरानी प्रयोगशाला मेज के सामने बैठ गया और हाथ में एक बोतल उठा ली जिस पर लिखा था उच्च
उच्च सांद्रता। मैंने बोतल के भीतर लगातार कांच से टकराते उस काले कनखजूरे को देखा। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। छोटे से कीड़े, घबराओ मत, अभी तुम्हें बेहोशी की दवा देता हूँ। पिछले जन्म की यादों के अनुसार यह 1000 पैरों वाला विषैला जीव भविष्य में विनाशकारी राक्षस बनने के बाद अत्यधिक विष प्रतिरोधी हो गया था, लेकिन अभी वह केवल एक कमजोर कीड़ा था। उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। मैंने शांति से एक कपड़ा पानी में भिगोया और उसे अपनी नाक और मुंह पर बांध लिया। फिर चिमटी की मदद से सावधानी पूर्वक नमूना बोतल के एक कोने में छोटी सी दरार बनाई और एक अम्लीय घोल की कुछ बूंदें अंदर डाल दी। बेचैन होकर उछल रहा काला कनखजूरा जैसे ही उस तरल के संपर्क में आया, वह तुरंत बुरी तरह तड़पने लगा। उसका काला कवच तुरंत हल्के बैंगनी रंग का द्रव छोड़ने लगा। यही बैंगनी द्रव वह आदिम विषाणु स्रोत था जिसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। यही वह चीज थी जिसे पिछले जन्म में अनगिनत शक्तिधारी लोग ईश्वर का जोखिम कहकर पाने का सपना देखते थे। मेरी आंखों में दीवानगी की एक चमक उभरी, लेकिन मेरे हाथों ने तुरंत बोतल का मुंह कसकर बंद कर दिया और उसे जोर से हिलाना शुरू कर दिया। उसी समय बाहर से आ रही दरवाजे पर चोटों की आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी जगह धीमी बातचीत सुनाई देने लगी। कैप्टन झांग, दरवाजा पूरी तरह बंद है, लगता है अंदर भारी सामान लगाकर रोका गया है। गार्ड के बयान के अनुसार संदिग्ध मानसिक रूप से बेहद अस्थिर है और उसके पास कुल्हाड़ी भी है। अगर जबरदस्ती अंदर नहीं घुसे तो वह खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या आग भी लगा सकता है। तोड़ने वाले उपकरण तैयार करो, विशेष पुलिस बल को बुलाओ, स्नाइपर भी अपनी जगह ले। मैंने बाहर की तैयारियां सुनी और अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। 115 बजे, सिर्फ 45 मिनट बाकी थे। समय कम था। मैंने गहरी सांस ली और एक पागलपन भरा फैसला किया। मैंने कनखजूरे वाली बोतल बैग में डाली, फिर अभी भी खून से सनी अग्निशमन कुल्हाड़ी उठाई और गोदाम के दरवाजे की ओर बढ़ गया। मैंने रास्ता रोक रही प्रयोगशाला मेज हटाई और अचानक दरवाजा खोल दिया। कुछ ही क्षणों में कई बंदूकों की काली नालें मेरे माथे और सीने पर तान दी गईं। हिलो मत, हाथ ऊपर करो, हथियार नीचे रखो। मैंने खून लगी कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी, फिर बैग से नमूना बोतल निकाली। यह जैविक प्रयोगशाला का कार्बन फंगस उत्परिवर्तित नमूना है। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो पूरा परिसर और तुम सब आधे घंटे के भीतर सड़कर मर जाओगे। यकीन नहीं है तो कोशिश कर लो। सभी पुलिसकर्मी घबराकर एक कदम पीछे हट गए। उनके चेहरे एकदम पीले पड़ गए। मेरी मांग बहुत सरल है। मैंने बोतल वापस बैग में रखी, फिर जमीन से कुल्हाड़ी उठा ली। पुलिस वालों की भयभीत निगाहों के बीच में मुड़ा और वापस गोदाम में चला गया। मेरे लिए दरवाजा बंद कर दो। अगले 40 मिनट तक अगर किसी ने भी इस गोदाम में एक कदम भी रखा, मैं अंधेरे में खड़ा होकर पीछे मुड़ा। मेरे सफेद दांत धुंधली रोशनी में बेहद भयावह लग रहे थे। तो मैं पूरे जियांगचेंग शहर को अपने साथ दफना दूंगा। दरवाजा फिर से जोर से बंद हो गया। मैंने पीठ दरवाजे से टिका दी और थक कर जमीन पर बैठ गया। 1:50 बजे। इस समय बाहर का आसमान बदलना शुरू हो चुका था। तेज चमकता सूरज जाने कब एक हल्की बैंगनी परत से ढक गया था। प्रलय का प्रस्तावना शुरू हो चुका था। मैं उठ खड़ा हुआ और प्रयोगशाला मेज के पास गया। बैग से बोतल निकालकर मेज पर रख दी। बोतल के भीतर का काला कनखजूरा मानो किसी पुकार को महसूस कर रहा था। उसके सैकड़ों पैर अनजाने में फड़कने लगे। उसकी पीठ का कवच भी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फट रहा था और नीचे का लाल मांस बाहर झलकने लगा था। यह विकास का संकेत था। बैंगनी धुंध के आने का सिद्धांत दरअसल उच्च आयाम से आई एक आनुवंशिक संशोधन कोड था। उस धुंध में बड़ी मात्रा में सक्रिय वायरस स्रोत मौजूद थे। वे पृथ्वी के जीवों के भीतर सोए हुए प्राचीन जीन अंशों को जबरन सक्रिय कर देते थे। कमजोर लोग जीन विघटन का शिकार होकर जॉम्बी बन जाते। शक्तिशाली लोग जीन पुनर्गठन के बाद विशेष शक्तियां प्राप्त करते। अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैंने देखा कि कनखजूरे के सिर पर मौजूद स्पर्शकों पर छोटे छोटे कांटे उगने लगे थे। अगर और देर हुई तो यह पूरी तरह जाग जाएगा। मैंने गहरी सांस ली, फिर पास रखी शल्य चिकित्सा की छुरी उठाई। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी बाईं हथेली पर गहरा चीरा लगा दिया। खून बहने लगा। मैंने अपनी खून से भीगी हथेली सीधे बोतल के मुंह पर रख दी। बैंगनी धुंध बोतल के मुंह से होकर मेरे घाव में प्रवेश करने लगी। मुझे ऐसा दर्द महसूस हुआ जैसे अनगिनत छोटे कीड़े मेरी नसों में रेंग रहे हों। जिस कनखजूरे को मैंने निगला था वह पूरी तरह मरा नहीं था। उसकी चेतना का एक अंश अभी भी जीवित था। वह पागलों की तरह मेरे मस्तिष्क पर हमला कर रहा था। वह मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था। अराजकता, क्रूरता, भूख, ये भावनाएं बाढ़ की तरह मेरे भीतर उमड़ पड़ी। मैंने गर्जना की और अपनी घृणा को मानसिक तलवार में बदलकर उस अराजक चेतना पर वार कर दिया। वह चेतना तुरंत टूट गई। वह असंख्य प्रकाश कणों में बदलकर मेरे पूरे शरीर में समा गई। उसी क्षण एक विशाल ऊर्जा विस्फोट की तरह मेरे शरीर में फैल गई। वह मेरी सभी नसों और मेरिडियन में दौड़ गई। मैंने अचानक आंखें खोल दी, अपने हाथ की ओर देखा। बस एक विचार के साथ मेरी उंगलियों से 5 काले अस्थि कांटे बाहर निकल आए। वे मानो किसी दानव के पंजों की तरह दिख रहे थे। मेरे सामने एक प्रकाश पट उभर आया। प्रतिभा जागृत, आपदा सहजीवी, SSS स्तर, वर्तमान चरण, प्रथम विष शपथधारी, क्षमताएं, सभी विषों के प्रति प्रतिरोध, अंगों का पुनर्जनन, बाह्य अस्थि कवच सुदृढ़ीकरण, घातक विष नियंत्रण। मैंने मुट्ठी भींच ली और अनायास ही धीमी हंसी निकल गई। सफल हो गया। उसी समय गोदाम का लोहे का दरवाजा अचानक एक भयानक ताकत से उड़कर दीवार से जा टकराया। दरवाजे पर एक विकृत आकृति दिखाई दी। वह कोई और नहीं बल्कि पहले वाला थाना प्रभारी झांग होंग था। बैंगनी धुंध की पहली लहर के दौरान अत्यधिक उत्तेजित मानसिक अवस्था
अवस्था में होने के कारण उसने बहुत अधिक धुंध सांस के साथ अंदर ले ली थी। वह सामान्य जॉम्बी अवस्था को पार कर सीधे एक परिवर्तित उत्परिवर्तित जीव में बदल गया था। परिवर्तित झांग होंग ने जानवर जैसी दहाड़ लगाई। उसकी धुंधली आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं। मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैंने बस गर्दन घुमाई और हड्डियों की चरमराहट की आवाज निकाली। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे अभी अभी विकसित हुए इस शरीर को परखने के लिए एक अभ्यास साथी चाहिए था। परिवर्तित झांग होंग फिर दहाड़ा। वह बेकाबू टैंक की तरह मेरी ओर झपटा। उसकी विकृत भुजा मेरे सिर की ओर आई। मैंने बस हल्का सा शरीर मोड़ा। मेरी गति इतनी तेज थी कि हवा में एक धुंधली परछाई रह गई। झांग होंग का मुक्का सीमेंट के फर्श पर लगा। एक बड़े तसले जितना गड्ढा बन गया। पत्थरों के टुकड़े चारों ओर उड़ गए और मैं पहले ही उसकी बगल में पहुंच चुका था। मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरा दायां हाथ चाकू की तरह बदल गया। उंगलियों के अस्थिकांटे बाहर निकल आए। मैंने उन्हें झांग होंग की मोटी गर्दन पर हल्के से फेर दिया। कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। उसकी गर्दन पर एक पतली रक्त रेखा उभरी। उसका विशाल शरीर अचानक जड़ हो गया। वह कुछ क्षण डगमगाया, फिर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। एक ही वार में वध। मैं उसकी लाश के पास गया। अस्थि कांटे से उसकी छाती चीर दी और भीतर से एक ऐसी वस्तु निकाली जो केवल चावल के दाने जितनी बड़ी थी। चावल के दाने जितने आकार का धूसर क्रिस्टल। यह था क्रिस्टल कोर। यह प्रलय के युग की कठोर मुद्रा भी थी और विकास की कुंजी भी। मैंने उसे यूं ही मुंह में फेंक दिया जैसे कोई भुना चना चबा रहा हो। क्रिस्टल कोर टूट गया और मैं उसे निगल गया। एक गर्म धारा मेरे पेट में उतर गई। अभी अभी लड़ाई में खर्च हुई थोड़ी सी ताकत तुरंत वापस भर गई। अभी भी काफी नहीं है, बहुत कम। मैंने सिर उठाकर गोदाम के बाहर देखा। पूरा परिसर अब बैंगनी धुंध में डूब चुका था। चारों ओर चीखें, रोना और अफरा तफरी थी। लेकिन मेरे चेहरे पर एक शिकारी की मुस्कान उभर आई। दावत शुरू हो चुकी है। मैंने जमीन पर पड़ी अग्निशमन कुल्हाड़ी उठाई, झांग होंग की लाश को पार किया और धीरे धीरे गोदाम से बाहर निकल गया। बाहर वह परिचित विश्वविद्यालय परिसर अब नरक का मैदान बन चुका था। भागते हुए छात्रों को उनके पीछे के साथी ही पकड़कर नोच रहे थे। 3 नए नए बने जॉम्बी इंसानी गंध पाकर मेरी ओर मुड़े और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगे। मैं एक हाथ से कुल्हाड़ी घसीटता हुआ चल रहा था। उसका धारदार हिस्सा जमीन पर रगड़ खाकर चिंगारियां छोड़ रहा था। तीनों जॉम्बी एक साथ मेरी ओर झपटे। उनकी गति आम इंसानों की नजर में तेज थी, लेकिन मेरी बैंगनी लाल आंखों में उनकी हर हरकत इतनी स्पष्ट दिख रही थी मानो कोई धीमी गति वाला व्यायाम चल रहा हो। मैंने ठंडे स्वर में टिप्पणी की, ताकत तो है लेकिन संतुलन नहीं, कोई तकनीक भी नहीं। जैसे ही एक जॉम्बी मुझे छूने वाला था, मैंने दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ जोड़ दिया। उंगलियों से निकला आधा इंच लंबा काला अस्थि कांटा अचानक 1 फुट तक बढ़ गया। अगले ही पल मेरा शरीर और वह जॉम्बी एक दूसरे को पार कर चुके थे। मैंने बस हाथ को हल्का सा ऊपर की ओर घुमाया। जॉम्बी तुरंत 2 हिस्सों में कट गया। कट इतना साफ था कि वह शीशे जैसा चिकना दिख रहा था। बाकी 2 जॉम्बी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन मैंने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया। मैं बिजली की तरह उनके बीच पहुंच गया। वेस संक्षारण। मैंने बायां हाथ फैलाया और सीधे एक जॉम्बी का चेहरा पकड़ लिया। मेरी हथेली से तुरंत तेज अम्लीय विष फूट पड़ा। जलने और गलने की आवाज हवा में गूंज उठी। वह जॉम्बी चीख भी नहीं पाया। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पिघलकर एक गंदे तरल में बदल गया। उसी समय मेरा दायां पैर कोड़े की तरह घूम कर निकला। पैर के सिरे से निकला अस्थि कांटा दूसरे जॉम्बी के घुटने के पीछे जा घुसा और उसे वहीं जमीन पर जड़ दिया। मैंने सहजता से अस्थि कांटा घुमाया, उसकी गर्दन काट दी, फिर उसके भीतर से क्रिस्टल कोर निकाल लिया। दोनों क्रिस्टल कोर मैंने सीधे मुंह में डाल लिए। ऊर्जा की वह गर्म लहर पूरे शरीर में फैल गई। मेरे होठों से संतोष भरी सांस निकली। फिर भी काफी नहीं। ये निम्न स्तर के क्रिस्टल तो दांतों की दरारें भरने लायक भी नहीं है। उसी समय सामने धुंध में से भागते कदमों और इंसानों की चीखों की आवाज सुनाई दी। जल्दी इधर भागो, वहाँ इंसान है, बचाओ। शिक्षक झांग को खा लिया गया। मुझे मत धक्का दो, दूर हटो। लगभग दर्जन भर छात्र शिक्षण भवन की दिशा से जान बचाकर भाग रहे थे। उनके पीछे एक विशाल रेंगता हुआ राक्षस था। सबसे आगे दौड़ रहा लड़का हाथ में पोछे का डंडा पकड़े हुए था। वह अपने आसपास के छात्रों को धक्का देकर आगे बढ़ रहा था ताकि खुद तेज दौड़ सके। उस राक्षस के पेट में एक बड़ा सा मुंह फटा हुआ था। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रुकने के बजाय और तेज भागने लगा। हटो, रास्ते से हटो। उसने मुझे सड़क के बीच खड़ा देखा। मैं दोनों हाथ जेब में डाले खड़ा था। उसने गुस्से में पोछे का डंडा घुमाकर मेरे कंधे पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने केवल एक उंगली आगे बढ़ाई और उसी उंगली से उसके पूरे वार को रोक दिया। उसकी आंखें फैल गईं, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अगले ही क्षण मैंने उंगली से हल्का सा झटका दिया। उसके हाथ का डंडा तुरंत टुकड़ों में फट गया। भयानक प्रतिघात उसके हाथ में पहुंचा। उसकी बाह सीधे 90 डिग्री पर मुड़ गई। वह सुअर जैसी चीख मारते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। बाकी छात्र भी यह देखकर स्तब्ध रह गए। सभी के कदम वहीं रुक गए, लेकिन मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं। मेरा ध्यान उसके पीछे वाले राक्षस पर था। वह इस समय एक मोटे छात्र को खा रहा था। राक्षस ने मेरे शरीर से निकल रही ऊंचे स्तर की आभा को महसूस किया। उसने मुंह में आधा खाया हुआ शिकार छोड़ दिया। उसके पेट वाला विशाल मुंह धीमी गुर्राहट करने लगा। उसकी हिंसक आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, लगता है पेट भर चुका है, तो फिर अपना क्रिस्टल कोर मुझे दे दो, खाने का किराया समझकर। इतना कहते ही मेरा शरीर वहीं से गायब हो गया। लोगों को केवल एक धुंधली छाया दिखाई दी। अगले पल मैं उस राक्षस की पीठ पर खड़ा था। मैंने उसके चिकने उलझे बाल पकड़ लिए। दाहिने हाथ
हाथ का अस्थि कांटा ड्रिल की तरह घूमने लगा और सीधे उसके सिर में घुस गया। विशाल राक्षस का शरीर जोरदार धमाके के साथ गिर पड़ा। बैंगनी धूल का बादल उठ गया। पूरा क्षेत्र एकदम शांत हो गया। छात्रों के मुंह खुले रह गए। वे राक्षस की लाश पर खड़े मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में भय धीरे धीरे हैरानी में बदला, फिर हैरानी श्रद्धा और दीवानगी में बदल गई। भाई, आप बहुत ताकतवर हैं, कृपया हमें बचा लीजिए, हमें अपने साथ ले चलिए। मैं छात्र परिषद का उपाध्यक्ष हूँ। अगर आप हमें प्रशासनिक भवन तक सुरक्षित पहुँचा दें तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से आपके लिए बड़ा सम्मान दिलवाऊंगा। भीड़ तुरंत मेरी ओर दौड़ पड़ी। कुछ लोग मेरे कपड़े पकड़ने की कोशिश करने लगे। जिस लड़के का हाथ टूटा था वह भी दर्द सहते हुए उठ खड़ा हुआ। चेहरे पर जबरन मुस्कान लाकर बोला, भाई, अभी मेरी गलती थी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं विश्वविद्यालय बास्केटबॉल टीम का कप्तान हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं आपका आदमी बन सकता हूँ। मैंने सिर झुकाकर सभी की ओर देखा। मेरी बैंगनी लाल आंखें भीड़ पर घूम गईं। जिन लोगों पर वह नजर पड़ी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा तक को ठंडे पानी में डुबो दिया गया हो। हर किसी के भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने धीमे स्वर में कहा, किसने तुम्हें अनुमति दी? मेरी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी हर व्यक्ति के कानों तक साफ पहुंची। मुझे अपना बॉडीगार्ड समझने की। मैंने राक्षस के सिर से निकाला हुआ गहरे हरे रंग का क्रिस्टल कोर उठाया। वह नाखून जितना बड़ा था। मैंने उसे कपड़ों से साफ किया, फिर लाश से नीचे कूद गया, सीधे भीड़ को धक्का देकर आगे बढ़ गया। उसी समय शिक्षण भवन की दिशा से फिर भयानक शोर सुनाई दिया। अभी हुई लड़ाई ने और भी बड़े झुंड को आकर्षित कर लिया था। मैंने पीछे देखे बिना कहा, तुम सबको शुभकामनाएं। इतना कहकर मेरी आकृति धुंध में गायब हो गई। जियांगचेंग विश्वविद्यालय का जीवन उपयोगी सामान वाला सुपरमार्केट। दर्जनों ज़ॉम्बी लगातार कांच पर प्रहार कर रहे थे। अंदर कई दर्जन जीवित बचे लोग भय से कांप रहे थे। भीड़ के केंद्र में एक युवक मेज पर खड़ा था। उसके हाथ में लाउड स्पीकर था। वह ऊंची आवाज में बोल रहा था, सभी लोग घबराइए मत। मैंने अभी मोबाइल से अपने मामा से संपर्क किया है। वे सैन्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी हैं। सेना जल्द ही हमें बचाने आएगी। अभी से सभी संसाधनों का एकीकृत वितरण होगा। लड़के दरवाजे की रक्षा करेंगे, लड़कियां सामान व्यवस्थित करेंगी। जो भी खाने का सामान छिपाएगा उससे मैं सख्ती से निपटूंगा। जैसे ही उसने अपना रौब दिखाया, सुपरमार्केट के पिछले दरवाजे का अग्निरोधक फाटक अचानक जोरदार धमाके के साथ हिल गया। लोहे का वह दरवाजा मानो किसी भारी हथौड़े से मारा गया हो। पूरा चौखटा तक मुड़ गया। कुछ लड़के दरवाजे को रोकने के लिए दौड़े ही थे कि अग्निरोधक दरवाजा जोर से उड़कर अंदर आ गिरा। धूल और धुएं के बीच में खून से सनी अग्निशमन कुल्हाड़ी लिए अंदर चला आया। सबको लगा कि कोई राक्षस या ज़ॉम्बी घुस आया है। डर के मारे लोग रेंगते हुए पीछे हटने लगे। लेकिन लिन वेई ने मेरा चेहरा साफ देख लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। शू जिनचेंग? उसकी यादों में मैं बस एक चुप रहने वाला गरीब परिवार का साधारण छात्र था। एक ऐसा अदृश्य इंसान जो कभी कभी हीन भावना और छिपे हुए प्रेम से उसकी ओर देखा करता था। लेकिन इस समय मेरे पूरे शरीर से खून और हत्या की गंध निकल रही थी। मेरी मौजूदगी का दबाव बाहर के ज़ॉम्बियों से भी अधिक भयावह था। मैंने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, सीधे उच्च कैलोरी खाद्य पदार्थों वाले हिस्से में चला गया। मैंने महंगी आयातित चॉकलेट का एक पैकेट फाड़ा, बिना चबाए पूरा निगल गया। फिर एक कैन एनर्जी ड्रिंक उठाई, उसे हाथ से दबाकर फोड़ दिया और सीधे मुंह में उड़ेल लिया। लिन वेई का सबसे बड़ा प्रशंसक झांग चांग यह देखकर हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रहे हो? सारा सामान समान रूप से बांटा जाएगा, नियम नहीं जानते क्या? मैंने जवाब देने के बजाय एक और बीफ जर्की का पैकेट फाड़ लिया। फिर धीरे से पूछा, नियम? मैं उसकी ओर मुड़ा। मुंह में भरे मांस के कारण आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी। यहाँ नियम किसने बनाए? झांग चांग ने सीना चौड़ा किया। बेशक वेई वेई दीदी ने। ये आपातकाल है, सबको आदेश मानना होगा। लिन वेई भी अब तक संभल चुकी थी। उसने मेरे हाथ की कुल्हाड़ी और युद्ध के निशानों को देखा। उसके मन में तुरंत योजनाएं बनने लगी। अगर वह मुझे अपने नियंत्रण में कर ले तो इस प्रलय में उसका राज्य हो सकता था। इसलिए उसने तुरंत बेचारी बनने का अभिनय किया। नरम आवाज में बोली, जिनचेंग, बाहर हालात बहुत खराब हैं। हम सबको एकजुट होना होगा। तुम्हारी लड़ाई की क्षमता अच्छी लगती है। अगर तुम सुरक्षा दल में शामिल हो जाओ तो मैं तुम्हें उपकप्तान बना सकती हूँ। तुम्हें बाकी लोगों से 2 गुना सामान भी मिलेगा। मैं हंस पड़ा, इतना हंसा कि कंधे तक कांपने लगे। फिर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। झांग चांग मुझे रोकने आगे आया। मैंने बस हाथ घुमाया। वह सीधा उड़कर सामान की अलमारी से जा टकराया। चीख तक नहीं निकाल पाया, सीधे बेहोश हो गया। मैं लिन वेई के सामने जाकर रुका। अब उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह मेज पर बैठी कांप रही थी। तुम क्या करने वाले हो? जिनचेंग, हम सहपाठी हैं। तुम पहले मुझे पसंद करते थे, है ना? मैंने उसका ठोड़ी पकड़ ली। मेरी उंगलियों के अस्थि कांटे धीरे से बाहर निकले। उनकी नोक उसकी गर्दन की धमनी को छू रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पहले मैं अंधा था, लेकिन अब नहीं। प्रलय में शक्तिशाली का दिया हुआ दान कहलाता है। कमजोर की मांग मौत को बुलाना कहलाती है। उसी समय पहले से दरकी हुई कांच की दीवार पर भयानक टक्कर हुई। एक लगभग 3 मीटर ऊंचा विशाल ज़ॉम्बी दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। यह एक उत्परिवर्तित राक्षस था, हड्डी चूर्णक। पूरा सुपरमार्केट अराजकता में डूब गया। लोग चीखते हुए पीछे भागने लगे। भयंकर भगदड़ मच गई। हड्डी चूर्णक ने अपना विशाल हथौड़ा जैसी भुजा घुमाई। सबसे पीछे भाग रही एक लड़की सीधे जमीन पर कुचल दी गई। लिन वेई चीख उठी। उसने डर के मारे मेरे कपड़े कसकर पकड़ लिए। मुझे बचाओ जिनचेंग, मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने उसकी ओर देखा, डर से कांपती हुई। आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। जीना चाहती हो तो अपनी आखिरी कीमत अदा करो। अगले ही पल मैंने उसकी
मेरी गर्दन के पीछे से पकड़कर उसे पूरी ताकत से हड्डी चूर्णक की ओर फेंक दिया। उड़ती हुई लिन वेई ने राक्षस का ध्यान खींच लिया। हड्डी चूर्णक ने तुरंत अपनी विशाल भुजा घुमाई और उसे जोर से दीवार पर दे मारा। मैंने उन्हीं 2 सेकंडों का फायदा उठाया, बिजली की तरह दौड़ा, एक छलांग में राक्षस के कंधों पर जा पहुंचा, दोनों पैरों से उसके कंधों पर खड़ा हो गया, दोनों हाथों के अस्थि कांटे बाहर निकल आए। मैंने पूरी ताकत से उन्हें उसकी दोनों आंखों में घोंप दिया। हड्डी चूर्णक दर्द से गरजा, फिर उसका विशाल शरीर धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मैं नीचे कूद गया, आदत के अनुसार उसका क्रिस्टल कोर निकाला, फिर पास रखा बड़ा यात्रा बैग उठा लिया, सभी उच्च कैलोरी खाद्य पदार्थ उसमें ठूंस दिए। सब कुछ खत्म होने के बाद मैंने बैग पीठ पर लटका लिया, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, न मरती हुई लिन वेई को, न आधे मरे हुए जीवित बचे लोगों को। मैं टूटी हुई मुख्य प्रवेश द्वार से आराम से बाहर निकल गया। मेरे पीछे ज़ॉम्बियों का झुंड टूटे हुए रास्ते से अंदर घुस आया। कुछ ही पलों में पूरा सुपरमार्केट असली कत्लगाह बन गया। सुपरमार्केट छोड़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर गर्म हो रहा है। यह 1000 पैरों वाले विषैले जीव और क्रिस्टल कोर को निगलने के बाद जीन संरचना के पुनर्गठन का संकेत था। मुझे और विकास करना था और उसके लिए ऐसे विशेष उत्परिवर्तित राक्षसों की आवश्यकता थी जिनमें दुर्लभ जीन अंश मौजूद हों। मेरा लक्ष्य था विश्वविद्यालय के दक्षिण पूर्व कोने का पारिस्थितिक वनस्पति उद्यान। पिछले जीवन में बैंगनी धुंध आने के 3 घंटे बाद वहाँ का बूढ़ा माली एक अत्यंत दुर्लभ लकड़ी आधारित उत्परिवर्तित राक्षस में बदल गया था। उसने पूरे वनस्पति उद्यान को एक विशाल जीवित शिकारी क्षेत्र में बदल दिया था। एक पूरी तरह सशस्त्र विशेष पुलिस टीम उसके अंदर गई थी, लेकिन एक भी गोली चलाने का मौका नहीं मिला। वे सब पेड़ों पर लटके सूखे उर्वरक बन गए थे। मैं वनस्पति उद्यान के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ, गहरी सांस ली। हवा में फैली पराग और सड़न की गंध बहुत घनी थी। मेरी बैंगनी लाल आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। दृष्टि तुरंत ऊष्मा संवेदन मोड में बदल गई। उस दृश्य में मुझे एहसास हुआ कि यह उद्यान कोई जंगल नहीं था, बल्कि एक विशाल जीवित पेड़ था। भूमिगत जड़ें रक्त वाहिकाओं की तरह धड़क रही थीं। असंख्य उत्परिवर्तित बंदरों के लाल ताप स्रोत पेड़ों के बीच तेजी से घूम रहे थे। मैंने शांत स्वर में कहा, बाहर आओ बूढ़े, और भीतर कदम रख दिया। अचानक चारों ओर की झाड़ियां हिलने लगीं। कलाई जितनी मोटी बेलें चुपचाप मिट्टी से बाहर निकल आईं। वे छिपे हुए विषैले सांपों जैसी लग रही थीं। उनके सिरों पर गोलाकार मुंह खुल गए थे, जो किसी मांसाहारी जीव के जबड़ों जैसे दिखाई देते थे। वे सीधे मेरी गर्दन और हाथ पैरों की ओर झपट पड़ी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। मेरी रीढ़ में अचानक कंपन हुआ, कपड़े फट गए और मेरी पीठ से 4 काले चमकदार अस्थिशूल बाहर निकल आए। वे मानो जीवित हों। अगले ही क्षण वे पीछे की ओर बिजली की तरह वार कर गए। चारों बेलें सटीकता से जमीन पर कील दी गईं। कटे हुए हिस्सों से हरे रंग का अम्लीय रस फूट पड़ा। खून उगलते हुए वे बेलें पागलों की तरह मरोड़ने और तड़पने लगीं। चूंकि तुमने हमला शुरू कर ही दिया है, तो अब छिपने का कोई मतलब नहीं। मेरी पीठ से निकले अस्थिशूल मकड़ी के पैरों की तरह जमीन पर टिक गए। उन्होंने धीरे धीरे मेरे शरीर को ऊपर उठा लिया। मैं हवा में तैरने लगा। मैंने ठंडी नजर से आगे देखा। अगले ही क्षण पूरा वनस्पति उद्यान उग्र हो उठा। जमीन फट गई। सैकड़ों मोटी जड़ें मिट्टी तोड़कर बाहर निकल आईं। वे समुद्री लहरों की तरह मेरी ओर टूट पड़ी। आकाश में फैली बेलों ने एक विशाल जाल बना लिया। मेरे होंठों पर क्रूर मुस्कान उभरी। मैंने उन जड़ों से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि सीधे उनकी ओर दौड़ पड़ा। विष संक्षारण क्षेत्र। मेरे शरीर को केंद्र बनाकर गहरे बैंगनी रंग का विष चारों ओर विस्फोट की तरह फैल गया, जैसे किसी ने जहरीला गैस बम फोड़ दिया हो। जैसे ही जड़ें उस विष के संपर्क में आईं, उनका लोहे जैसा कठोर रेशा गलने लगा। मेरा शरीर विष के बीच बिजली की बैंगनी चमक की तरह घूम रहा था। पीठ के चारों अस्थिशूल पागलों की तरह नाच रहे थे। वे मानो मांस काटने वाली मशीन बन चुके थे। हर वार के साथ लकड़ी के टुकड़े और हरी पत्तियां हवा में उड़ रही थीं। काटो! मैं विशाल बरगद जैसे मुख्य तने के सामने पहुंच गया। मेरा दायां हाथ एक विशाल विषैले अस्थि खड्ग में बदल गया और मैंने पूरी ताकत से उस मानव चेहरे जैसी आकृति पर वार कर दिया। वृक्ष दानव ने भयभीत चीख निकाली। अनगिनत जड़ें ढाल बनकर सामने आ गईं। लेकिन जैसे ही मेरी अस्थि खड्ग ने उन्हें काटा, विष तुरंत उन जड़ों के माध्यम से उसके शरीर में फैल गया। कुछ ही क्षणों में पूरा वृक्ष दानव अकड़ गया। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब पकड़ लिया तुम्हें। मैं एक छलांग में तने पर चढ़ गया। अस्थि खड्ग सीधे उसके माथे में घुसा दिया, फिर जोर से उछाल मारी। एक मुक्के जितना बड़ा पन्ने जैसी चमक वाला क्रिस्टल कोर बाहर निकल आया। विशाल वृक्ष दानव धीरे धीरे सूखने लगा। मानव चेहरा अंतिम कराह के साथ टूटकर बिखर गया। चारों ओर फैली आक्रामक बेलें भी निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ी। मैं हवा से नीचे उतरा और उस धड़कते हुए पन्ना रंग के क्रिस्टल कोर को पकड़ लिया। लकड़ी तत्व जीवन सार। यह मेरी मांसपेशियों की क्षति को ठीक करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मैंने बिना झिझक उसे सेब की तरह मुंह में डाल लिया। एक ही बार में पूरा निगल गया। तुरंत विशाल जीवन ऊर्जा मेरे शरीर में फैल गई। पीठ पर बने सभी घाव आंखों के सामने भरने लगे। जब मैं वहां से निकलने ही वाला था, तभी वृक्ष दानव की जड़ों के पास पड़े मलबे में धातु की चमक दिखाई दी। मैं आगे बढ़ा, सड़ी हुई शाखाओं को हटाया। वहां एक सामरिक टॉर्च, एक असॉल्ट राइफल और एक काला सामरिक बैग पड़ा था। मैंने बैग खोला। अंदर 3 उच्च विस्फोटक ग्रेनेड, 2 विस्फोटक पैक और खून से सना एक नक्शा था। उस पर लिखा था, यहाँ नरक है, पास मत आना। वे अंडे
से निकल रहे हैं। मैंने आंखें सिकोड़ ली। नक्शे पर चिन्हित प्रतिबंधित क्षेत्र था, पुस्तकालय। पिछले जीवन में भी पुस्तकालय एक निषिद्ध क्षेत्र था। वहाँ किसी अजीब कवकीय जीव ने पूरा इलाका ढक लिया था। मेरी आंखों में उत्साह चमक उठा। लगता है मेरा पुनर्जन्म सचमुच तितली प्रभाव पैदा कर चुका था। मैं मुड़ा और वनस्पति उद्यान से बाहर निकल गया। मैं शिक्षण भवन की दूसरी मंजिल के गलियारे में चल रहा था। हर कक्षा से धीमी गुर्राहट और चबाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लेकिन मैंने उन सामान्य ज़ॉम्बियों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं इस समय विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। मेरी त्वचा कभी ठंडी कभी गर्म हो रही थी। हड्डियों की गहराई से लगातार विस्फोट जैसी आवाजें आ रही थीं। मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर दूसरी अवस्था का विकास पूरा करना था। भीषण पीड़ा सहते हुए मैं गलियारे के अंत में बने मल्टीमीडिया लेक्चर हॉल तक पहुंचा। उसका मुख्य दरवाजा बंद था। सामने मेज और कुर्सियों का ढेर लगा हुआ था। स्पष्ट था कि अंदर कुछ जीवित लोग छिपे हुए थे। मैंने दरवाजा खटखटाया नहीं, सीधे एक लात मारी। अंदर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा थोड़ा खुला। एक सतर्क चेहरा बाहर झांका, लेकिन वह मुझे ठीक से देख भी नहीं पाया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और सीधे दूर फेंक दिया। फिर बड़े कदमों से अंदर घुस गया। पीछे से दरवाजा बंद किया और उसके हैंडल पर लोहे की तार लपेट दी। कक्षा के अंदर 20 से अधिक छात्र दुबके बैठे थे। मेरे शरीर से निकलती बैंगनी काली आभा देखकर वे डर से सांस तक नहीं ले पा रहे थे। मैंने किसी की ओर देखा तक नहीं। सीधे मंच पर गया, बैग मेज पर फेंका और पालथी मारकर बैठ गया। सब लोग पीछे की कतारों में चले जाओ। अगर किसी ने जरा भी आवाज की तो मैं उसे मार दूंगा। छात्र घबराकर पीछे भाग गए। सबने अपने मुंह कसकर बंद कर लिए। मैंने आंखें बंद कर ली और शरीर के भीतर ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू किया। इस बार का विकास केवल शक्ति बढ़ाने वाला नहीं था, यह शरीर का पूर्ण पुनर्निर्माण था। मेरे चेतना क्षेत्र में 3 विकल्प उभरे। पिछले जीवन में मैंने गति आधारित हत्यारे का मार्ग चुना था। जीवित रहने की क्षमता अच्छी थी, लेकिन विशाल राक्षसी लहरों और शक्तिशाली बॉसों के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता था। इस जीवन में मैं अलग रास्ता चुनने वाला था। मुझे ऐसा शरीर चाहिए था जो मार भी सके और वार भी सह सके। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के विकल्प सी चुन लिया। जैसे ही चयन पूरा हुआ, शरीर के भीतर की ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो गई। मैंने सिर पीछे झटका और दर्द भरी गर्जना की। आसपास की खिड़कियां एक साथ टूट गईं। मेरा शरीर भयावह रूप से बदलने लगा। इस समय मेरे भीतर इंसान होने का कोई चिन्ह नहीं बचा था। उसकी जगह एक प्राचीन और भयानक उपस्थिति ने ले ली थी। विकास पूर्ण। वर्तमान स्तर द्वितीय चरण, अस्थि कवच योद्धा। नई क्षमता प्राप्त, अस्थि कवच शस्त्रीकरण। संपूर्ण शरीर कवच आवरण 30%। निष्क्रिय क्षमता, अस्थि प्रभामंडल। शक्ति वृद्धि 300%। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। खड़ा होकर शरीर को हिलाया। पूरे शरीर के अस्थि कवच से कड़कने की आवाज आई। यह शक्ति का एहसास नशे जैसा था। यही है दूसरे चरण की शक्ति। उसी समय कक्षा के पीछे वाले दरवाजे पर जोरदार टक्कर हुई। राक्षस राक्षस दरवाजा तोड़ रहा है। कोने में बैठे छात्र घबराकर चिल्लाने लगे। चुप रहो। मैंने ठंडी निगाह से उनकी ओर देखा और फिर उस कांपते हुए लकड़ी के दरवाजे की ओर मुड़ गया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा टूटकर बिखर गया। अंदर एक विशाल द्वितीय स्तरीय उत्परिवर्तित राक्षस घुसा। सिलाईकार। उसके 3 सिर थे। मुझे देखते ही वे उत्साह में चीखने लगे। वह अपनी विशाल भुजाएं घुमाते हुए मेरी ओर दौड़ा। मैं मंच पर खड़ा उसे देखता रहा। राक्षस की भुजा पूरी ताकत से मेरे सीने पर आ गिरी। धातु के टकराने जैसी तेज आवाज गूंजी। उसके नुकीले पंजे मेरे काले अस्थि कवच पर केवल एक हल्की खरोंच ही छोड़ पाए। अगले ही पल में हरकत में आया। कोई जटिल तकनीक नहीं, सिर्फ सीधा मुक्का। मेरा दाया मुक्का बैंगनी आभा छोड़ता हुआ आगे बढ़ा और सीधे सिलाईकार के बीच वाले सिर पर जा लगा। धड़ाम। बीच वाला सिर उसी क्षण विस्फोट होकर उड़ गया और उस भयानक टक्कर की शक्ति ने उसकी पूरी रीढ़ तक हिला दी। उसका शरीर सीधे टूट गया। रीढ़ की हड्डी बीच से चटक गई। उसके शरीर का आधा हिस्सा पीछे की ओर उड़ गया और जाकर दीवार से टकराया। टक्कर इतनी भयानक थी कि पूरी दीवार का आधा हिस्सा ढह गया। मैंने शांत भाव से अपना मुक्का वापस खींच लिया, फिर उस पर लगे खून के छींटों को झटक दिया। इसके बाद मैं मुड़ा और उन छात्रों की ओर देखा जो डर और सदमे से पूरी तरह स्तब्ध खड़े थे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं पूरी इमारत को साफ करने जा रहा हूँ। फिर मैंने अपने बैग से एक चाकू निकाला, उसे जमीन पर फेंक दिया। अभी के लिए यहाँ सुरक्षित है। ये चाकू तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। इतना कहकर मैं सिलाईकार की लाश को पार करता हुआ बड़े कदमों से कक्षा से बाहर निकल गया। पीछे केवल मेरी एक परछाई रह गई, एक ऐसी पीठ जिसे देखकर लोगों के दिल में एक साथ निराशा और आशा दोनों पैदा हो रही थी।